चलिए आज बात करते हैं अरुंधति रॉय के उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें टूटे हुए हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की दुनिया में ले जाती हैं। तो आइए इसके पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छुपा है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आपको झकझोर कर रख देगी। हमारी दुनिया में सामान्यता कुछ उबले हुए अंडे की तरह है। इसकी साधारण सी सतह अपने दिल में भीषण हिंसा की जर्दी छुपाए रखती है। बस ये एक लाइन हमें सीधे उस उथल-पुथल भरी दुनिया में ले जाती है जिसे रॉय ने बुना है। आज हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि ये दुनिया कैसी है, फिर मिलेंगे 2 किरदारों से, जानेंगे एक बच्ची की कहानी, देखेंगे कि कैसे ये सब किरदार मिलते हैं और आखिर में समझेंगे कि द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक अंडे जैसी दुनिया। यहाँ एक ऐसे देश की तस्वीर है जो बहुत ही उथल-पुथल भरे बदलाव से गुजर रहा है। कहानी हमें ले चलती है दिल्ली और यहाँ एक अजीब सा नवीनीकरण यानी रिन्यूअल चल रहा है। गरीबों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, झुग्गियां जलाई जा रही हैं, हर तरफ विरोध हो रहे हैं और ये सब कुछ टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चमक रहा है। देखिए, इस कहानी में गिद्ध का जिक्र बहुत जरूरी है। गिद्ध, जो पारंपरिक रूप से मृतकों का रखवाला माना जाता था, आज मॉडर्न केमिकल्स की वजह से खत्म हो गया है। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है और यही टूटापन हमें कहानी के हर हिस्से में नजर आएगा। तो ये तो हुआ कहानी का माहौल। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। 2 जिंदगियां, 2 शहर। यहाँ हम उपन्यास के 2 मुख्य किरदारों से मिलेंगे जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ है अंजुम, एक हिजड़ा जिन्हें समाज ने बाहर कर दिया है और वो दिल्ली के कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी और अपना एक छोटा सा समुदाय पाती हैं। और दूसरी तरफ हैं टिलो, एक आर्किटेक्ट जो कश्मीर के दशकों पुराने संघर्ष और उसके भूतों के साए में जी रही हैं। अंजुम ख्वाबगाह में रहती हैं, जो हिजड़ा समुदाय का एक घर है। सोचिए, जैसे जैसे समाज उन्हें हाशिए पर धकेलता है, वो कब्रों के बीच ही अपना घर बना लेती हैं। वो इस बात का जीता जागता सबूत बन जाती हैं कि कैसे खंडरों में भी जिंदगी पनप सकती है। अब जरा टिलो की रहस्यमयी दुनिया की ओर चलते हैं। उनके मकान मालिक बिप्लब उनके बारे में एक बहुत अजीब बात कहते हैं। यहाँ रहने वाले इंसान की गैर मौजूदगी इतनी असली है, इतनी साफ महसूस होती है कि वो लगभग एक मौजूदगी बन गई है। ये लाइन टिलो के अकेलेपन और उनके अतीत के बोझ को दिखाती है। टिलो के आर्काइव से सिर्फ एक शब्द, और ये एक शब्द ही कश्मीर की पूरी कहानी कह देता है। एनकाउंटर। ये उनकी कश्मीरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक शब्द है जिसका मतलब है सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाली गैर न्यायिक हत्या, एक खौफनाक सच। और यहीं ये राज खुलता है कि टिल्लो का अपार्टमेंट कोई ऑफिस नहीं है, वो कश्मीर संघर्ष का एक गुप्त आर्काइव है जिसे बहुत सहेज कर रखा गया है। गवाहों के बयान, तस्वीरें, फाइलें, टिल्लो एक तरह से यादों और सदमों की रखवाली कर रही हैं। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, फुटपाथ पर एक बच्ची। ये कहानी का वो मोड़ है जहां ये सारे अलग अलग धागे एक साथ आने लगते हैं। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा है और उसी फुटपाथ पर एक लावारिस बच्ची मिलती है। उसके पास बस एक छोटा सा नोट है, मैं इस बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती। और ऐसे में सामने आती हैं अंजुम। वो जोरदार तरीके से बीच बचाव करती हैं। वो कहती हैं कि ये बच्ची भगवान का तोहफा है और अगर इसे पुलिस को दिया तो ये बस किसी अनाथालय में गुम हो जाएगी। तो यहाँ एक टकराव होता है। एक तरफ है अंजुम जो हाशिए पर रहकर भी जिंदगी और प्यार ढूंढ रही हैं, और दूसरी तरफ है मिस्टर अग्रवाल जो सिस्टम और कायदे कानून के पक्के आदमी हैं। ये टकराव इंसानियत और ठंडे सिस्टम के बीच की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि इस बच्ची का क्या होता है, और यहीं से कहानी के चौथे हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे इन टूटे हुए लोगों की किस्मत एक साथ जुड़ती है। कहानी के धागे तब जुड़ते हैं जब अंजुम और उनके दोस्त सद्दाम हुसैन अचानक टिलो के खाली अपार्टमेंट में बच्ची का सामान लेने पहुंचते हैं और वो बिप्लब को बताते हैं कि टिलो अब उनके साथ रह रही है। और फिर धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह आने लगता है। अंजुम कब्रिस्तान में जन्नत गेस्ट हाउस बनाती हैं, समाज से निकाले गए लोगों के लिए। टिलो, जो अपने अतीत से भाग रहे हैं, वहीं पनाह लेती हैं। और वो लावारिस बच्ची, जिसका नाम अब मिस ज़ेबीन II रखा गया है, उनकी देखभाल में आ जाती है।
इस तरह समाज के ठुकराए हुए लोगों का एक नया अनोखा परिवार जन्म लेता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। कब्रिस्तान में बने इस घर का और इस उपन्यास के शीर्षक का आखिर मतलब क्या है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है क्या? ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि ये वही परिवार है। ये कब्रों के बीच बना एक घर है जो टूटे हुए लोगों को पनाह देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को उसकी कमियों के साथ अपनाया जाता है। और यही इस उपन्यास का सबसे गहरा संदेश है कि सच्ची खुशी किसी परफेक्ट या नॉर्मल चीज में नहीं मिलती, बल्कि ये उस पनाह में मिलती है जो हम अपने साझा दर्द और टूटेपन में एक दूसरे के लिए बनाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर टूटे हुए लोग खुशी पाने के लिए कहाँ जाते हैं? ये सवाल सिर्फ इस उपन्यास का नहीं, शायद हम सभी के लिए सोचने का एक विषय है।